चेयरमैन सर, पैनलिस्ट, बैठे आदरणीय बहनों और भाइयों, मुझे कश्मीर पर बोलने के लिए कहा गया है। कश्मीर पर हमारा सबका दिल दुखता है। भाग्य की ऐसी हमारा दुर्भाग्य रहा है कि भारत की लीडरशिप ने ही जहां भी नुकसान पहुंचाया है, जो मैं बहुत रैश स्टेटमेंट दे रहा हूं, जहां भी नुकसान पहुंचाया है तो भारत की लीडरशिप ने नुकसान पहुंचाया है। ये कश्मीर की प्रॉब्लम ना होती अगर हमारे रिस्पेक्टेड लेट पंडित नेहरू थोड़ा दलेरी करते, थोड़ी सी दलेरी करते और ब्रिगेडियर एलपी सेन को अलाउ करते टू गो अप टू मुजफ्फराबाद। ये ना आतंकवाद होता, ना कश्मीर होती, ना कुछ होता, और भारत और पाकिस्तान दोनों आराम से जीते। ये जब रेडर्स आए, एलपी सेन की ब्रिगेड काफी बारामूला क्रॉस करके मुजफ्फराबाद तक पहुंचने वाले थे, जब उनको रोका गया कि आप रुक जाइए। एक साजिश अमेरिकन जनरल्स की थी, हु विल नॉट प्रोवाइड क्लियरेंस फॉर एडवांसेस। बटालियन चाहिए थी, 12 ब्रिगेडियर एलपी सेन को बटालियन दे दी दूसरी तरफ। एलपी सेन रुक गए वहां पर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फोर्स। जनरल तारिक, जो पाकिस्तान का मेजर था, he was given the task when the Pakistani forces were retreating, bad morale। जनरल तारिक ने लिखा है अपनी रेडर्स इन कश्मीर पर कि जब मैं गया वहां पर मुजफ्फराबाद तो सारे पाकिस्तानी के रेडर्स भाग रहे थे पीछे। फौज जो स्केलेटन स्टाफ इनको दिया था वो भी पीछे भाग रहे थे, और मेरे कहने पर भी कोई रुकता नहीं था। वो लिखता है अपनी बुक में, बड़ी मुश्किल से मैंने 18-20 लोग, ये सिपाही जो पाकिस्तानी थे फौज के, रोके रिक्वेस्ट करके। और वो कहता मुझे समझ नहीं आई कि इंडियन आर्मी क्यों रुक गई। शायद इंडियन आर्मी को खतरा था कि पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इसलिए वो रीऑर्गेनाइज कर रहे होंगे। अगर उसको ब्रिगेडियर एलपी सेन को अलाउ किया होता तो वो मुजफ्फराबाद तक पहुंच जाते, ये कश्मीर की प्रॉब्लम न रहती। पाकिस्तान के जीओसी इन सी, जो तब थे इंग्लिश कमांडर थे, उन्होंने इन राइटिंग लिखा है, अगर इंडियन फोर्सेस मंगला डैम तक पहुंच जाती हैं, अपने ओरिजिनल कश्मीर बॉर्डर को रिटेन कर लेती है, तो पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत खतरे में होगी। दिस इज ऑन रिकॉर्ड by the GOC, British GOC in Sea of Pakistan, then British GOC in Sea. He said that Indian forces can cut across from Rajouri Poonch, behind Nushaira, behind Sialkot and Lahore, and then reach up to Karachi. If that could have been the situation, you imagine what would have been India today, and what would have been India-Pak relations today. एक्सेशन हुआ जम्मू एंड कश्मीर का, एक्सेशन सेम पॉइंट सब हुआ। सब स्टेट्स में वही साइन किया पेपर जो कश्मीर के महाराजा ने साइन किया, लेकिन 1954 में ये 370 ला दी गई। उसके बाद उनको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया। महाराजा हरि सिंह को ह्यूमिलेट किया जस्ट बिकॉज नेहरू जी वाज फॉन्ड ऑफ शेख अब्दुल्ला, और शेख अब्दुल्ला को इतनी पावर्स दे दी कि हरि सिंह को ह्यूमिलेट करके वहां से छोड़ना पड़ा। एक बैलेंस ऑफ पावर रखनी चाहिए थी JNK में, जहां शेख अब्दुल्ला को खुश करना था तो वहां पर महाराजा हरि सिंह को भी इंटैक्ट रखना चाहिए था, ताकि बैलेंस ऑफ पावर JNK में रहता। फिर अंडर प्रेशर UNA को रेफर कर दिया, विच वॉज नॉट रिक्वायर्ड। माउंटबेटन प्लेड हिज रोल। जब ये रेडर्स इंडिया में थे तो नेहरू आल्सो वांटेड कि देयर शुड बी एयर स्ट्राइक फ्रॉम इंडिया विद इन आवर बॉर्डर फॉर अगेंस्ट द रेडर्स, बट माउंटबेटन डिड नॉट अलाउ।
1954 का एग्रीमेंट हुआ, उसमें वो आपको पता है सेपरेट विधान से और ये झंडा और सब कुछ, उसमें ये भी था कि जम्मू को स्पेशल पावर्स, स्पेशल कॉन्स्टिट्यूएंट पावर्स दी जाएंगी, इक्वल स्टेटस, फाइनेंशियल पावर्स एंड लेजिस्लेचर होगी, which was never agreed upon, which was never given thereafter. Now, चलो ये भी हुआ, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली J&K ने रेजोल्यूशन पास कर दिया, जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिली उसके बाद उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके इंडोर्स किया एक्सेशन ऑफ J&K टू इंडिया, then what was the relevance of then the UN resolution? Even UN resolution was not implemented only by Pakistan, because Pakistan was required to withdraw all their forces and India was allowed to keep some forces to maintain law and order. Without the plebiscite, poll could take place. But Pakistan never withdrew the forces because they knew the decision will go against them. This was the situation. हम हर जगह पर बकल करते रहे. इसके बाद पर्टिकुलर क्लैन को, पर्टिकुलर सिचुएशन को प्लीज करने के लिए गवर्नमेंट फास्ट करते रहे, वहां पर लीडरशिप फास्ट करते रहे, रिगिंग होती रही इलेक्शन. ये जो बने हैं, सलाउद्दीन बना है जो जिहाद का काउंसिल का प्रेसिडेंट है, ही वाज वन ऑफ द कंटेंडर्स. He was one of the candidates in 1984 election. He was made to be defeated. The elections were rigged. I am aware of it. The elections were rigged, and he was announced a clear winner. He was fighting elections under Muslim United Front. Even then they got 7 seats. At the most, they would have got 15 seats in total J&K if they were allowed to contest. But the only point was Sheikh Farooq Abdullah wanted majority from Kashmir, total majority, that he should win all the seats from Kashmir Valley so that he can form the government, not dependent on Jammu. Separatist movement jo hai, there's a lot of pressure, we give in to that, India is a democratic, secular, world nation, we should honor their wishes. But what are their wishes? Wishes of whom? किसकी ख्वाहिश है को सेसेशन की? वो कश्मीर की एक सुन्नी मुस्लिम माइनॉरिटी, कश्मीर वैली की, J&K में बकरवाल, Rajouri, Poonch, all Muslim Shias are with India. It's only a small minority, Kashmiri Muslims, who want separate secession. They also don't want secession. They know what is happening in Pakistan. उनको पता क्या जलालत होगी उनकी पाकिस्तान में. लेकिन जिसे question of power, question of blackmailing government of India to get into power. Power में कौन है? कश्मीर की that tiny majority, उन्हीं का chief minister, वही power में रहते हैं हमेशा. That is the power struggle we should understand. There is no question of secessionism, and people of Kashmir know what will be their condition in Pakistan and what is the situation. मुझे किसी ने पूछा when I was additional DG BSF J&K कि आप allow क्यों नहीं करते इनको, secession क्यों नहीं allow कर रहे? I told him, gentlemen, किसी देश की boundary जो है ऐसे कभी नहीं violate होती. One has to maintain the integrity of the borders of the nation. But we say the borders can become irrelevant. Let them become irrelevant, but don't lose the suzerainty over the territory.